हिंदी की पहली क्लास है ये। आज हम लोग शुरू करेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हम लोग पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। वैसे तो हम सभी लोग हिंदी को किसी किताब से या फिर यूट्यूब वीडियो से हम लोग पढ़ चुके होंगे, या फिर इसमें हम ये देखेंगे कि जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं, वर्णमाला को एक बार पढ़ लो और हमेशा के लिए याद हो जाए, फिर कभी ना भूलें। इसको हम अंगुलियों पे रख कर के याद कर लेंगे। फार्मूले के बेस में हम इसको बनाएंगे। आप इसे लास्ट में शॉर्टकट ट्रिक्स के फॉर्म में आप याद कर पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। स्वर वे वर्ण हैं, स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है। स्वर वे वर्ण हैं जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक स्वर वे वर्ण हैं जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित किया जा सकता है। किया जा सकता है। कुल स्वरों की संख्या 11 है। कुल स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। तो इन 11 वर्णों को हम कैसे याद करेंगे, इसका हम डिटेल से अब लिखने जा रहे हैं। और एक बार अगर आप ध्यान से इसे देख लें तो शायद है कि आवश्यकता नहीं होगी। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। इसे हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। स्वर, पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व, इनको 3 नामों से जानते हैं। ह्रस्व को लघु कह सकते हैं, लघु स्वर, या एक मात्रिक, एक मात्रिक लघु स्वर, लघु, ह्रस्व या एक मात्रिक, जिसमें है अ, ई, उ, री। ये 4 वर्ण ह्रस्व हैं या एक मात्रिक हैं। इसके बाद है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। समान स्वर के मिलने से ये दीर्घ स्वर बनते हैं। हालांकि ये सभी दीर्घ हैं, ये सभी दीर्घ हैं। और ये क्या है, ह्रस्व है, और ये है दीर्घ। ये है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में भी 2 प्रकार के हैं। 3 है समान स्वरों से मिलकर के बना है, और 3 है संयुक्त स्वर से। संयुक्त, 4 को संयुक्त स्वर कहते हैं, 3 को संयुक्त स्वर कहते हैं। 3 समान स्वरों से मिलकर के बने हैं, और ये 4 जो हैं असमान स्वरों से मिलकर के बने हैं। तो ये 4 3 7 और ये 4, कुल मिला के 11। कुल संख्या कितनी है स्वरों की? कुल स्वरों की संख्या 11 है। अब हम इनको डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आ, दो, अ प्लस अ, 2 समान स्वरों के मिलकर के बना है। बड़ी ई, इसको छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के यह बना है बड़ा ऊ, जो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर के बना है। इस प्रकार इसको कहते हैं दीर्घ स्वर, जो समान स्वरों से मिलकर के बना है। इन चारों को कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर,
अ धन ई बराबर ए, और जो ए बना है अ धन ए बराबर ए, ओ किससे बना है अ धन उ, अ में उ जोड़ देंगे ओ बन जाएगा, औ अ में ओ को जोड़ दें और बन जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है 4 संयुक्त स्वर हैं, 3 समान स्वरों के मिलकर के बने हैं, ये दीर्घ हैं, ये भी दीर्घ हैं, तो 4 3 7 और 4 ह्रस्व स्वर हैं, कुल मिलाकर के कितने हो गए 11। अब इन्हें हमें याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, तो देखें हम इन्हें कैसे याद रखेंगे स्वरों को। इसको शॉर्टकट में अगर हमें याद रखना है तो हम इसको ऐसे याद रखें, 4 3 4 बराबर 11। 4 3 4 का मतलब हो गया, 4 का मतलब ये हो गया ह्रस्व, और ये है आपका दीर्घ, ये है दोनों दीर्घ, और इन दो को हम, इस दीर्घ को हम कहेंगे 2 भागों में, तो इसको कहेंगे समान स्वरों से मिलकर के बना है, इसको कहेंगे असमान स्वरों से, यानी इसको संयुक्त कहेंगे, ये संयुक्त स्वर हैं। तो इस प्रकार से हम 4 3 4 के फॉर्म में इसको याद रखेंगे, 4 3 4 इज इक्वल टू 11, 4 3 4 बराबर 11। तो इसमें ये इस प्रकार से हो गए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके बाद जो आते हैं अयोगवाह, अयोगवाह अंग और अह, ये दोनों अयोगवाह हैं। अयोगवाह क्यों कहते हैं, ध्यान से सुने। ये वे वर्ण हैं जो ना ही स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। ये ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए इसको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई योग नहीं लेकिन साथ साथ रहते हैं, और क्रम की बात करें तो ये स्वर के बाद आते हैं। तो ये हो गए अयोगवाह। इस अयोगवाह में ये जो दोनों वर्ण हैं इसको कहते हैं अनुस्वार, अंग को कहा जाता है अनुस्वार, और इसको हम कहते हैं विसर्ग। इसके बाद अभी अभी हम लोगों ने जो 11 स्वर पढ़े हैं, 11 स्वर में ह्रस्व को हम एक मात्रिक कहते हैं और दीर्घ को द्विमात्रिक या 2 मात्रा वाला कहते हैं। जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसके बाद 3 मात्रा का समय लेने वाला स्वर प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर 3 मात्रा का जो समय लेता है उसको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर का उदाहरण देख लीजिए, जैसे ओम, ओम को ऐसे लिखते हैं ओम, इसका उच्चारण है ओम। हम जिसे देर से बोलते हैं, कभी कभी ये शब्द भी देर से बोला जाता है, राम। देर से बोले जाने वाले शब्दों में 3 मात्रा का समय लगता है, इसको हम कहते हैं त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन, व्यंजन वर्ण वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन की कुल संख्या व्यंजन की 33 है। याद रखने का सबसे सही तरीका है
स्वर 11 है, स्वर 11 है, 11 तिया 33, 11 में 3 का गुणा कर दें 33, और यह है 33 व्यंजन और 11 स्वर। हम लोगों ने स्वर पढ़ लिया, लेकिन याद रखेंगे 11 तिया 33, ये हमेशा याद रहेगा 11 तिया 33। तो कुल संख्या 33 है, और 33 को हम अब यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कुल 25 वर्ड आते हैं। स्पर्श व्यंजन में कुल 25 वर्ड आते हैं, जिनमें 5 वर्ग हैं, या इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, और क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च वर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग का मतलब है ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग, त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इस 25 वर्ण को हम 5 वर्गीय, 5 वर्गों में विभाजित करके 5 पचे 25 हो गया। तो 25 जो है ये स्पर्श व्यंजन है। इनमें भी अगर हम डिटेल से अभी अगर जाएंगे, तो इस सबसे अंतिम 5 को हम लोग कहते हैं नासिक वर्ण। नासिक्य, यहाँ लिखते हैं नासिक्य वर्ण, जो नाक के सहारे बोला जाता है, नासिक वर्ण, नासिक्य वर्ण। अब इनका क्रमशः हम नामकरण कर दें। इसको कहा जाता है कंठस्थ या कंठवर्ण, कंठस्थ। और इसको कहते हैं तालव्य, तालव्य वर्ण। और हम इसे कहते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण। और इसको कहते हैं दंत वर्ण, और इसको कहते हैं ओष्ठ। पांच पचे 25, इन 25 वर्ण को हम क्रमशः कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ कहते हैं। इसके बाद देखते हैं व्यंजन वर्णों में। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स, श, स, ह। ध्यान रहे, इन्हें पढ़ने में सफाई से पढ़ते हैं। ये है श, इसको पढ़ते हैं श। श का मतलब है ये तालव्य है। ये है श, श पढ़ते हैं, इसको कहते हैं ये है मूर्धन्य श। और ये है स, दांत के सहारे से बोला जाता है, जिह्वा और दांत के सहारे। और ये है ह।
अब हम संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्त्र। ये बने कैसे हैं? क प्लस श, इनका संरचना क्या है? त प्लस र, इसका संरचना क्या है? ज प्लस ञ, श प्लस र। इस प्रकार से हम लोगों ने व्यंजन को एक एक करके पढ़ा। अब हम इन्हें देखते हैं कुल इनकी संख्या कितनी हुई। अभी अभी हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़ा। स्पर्श व्यंजन कुल 25 हैं, 25। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 है। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन 4। 25 में 8 और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33। इस प्रकार से ये मूल रूप से 33 व्यंजन हैं। ये है संयुक्त व्यंजन। ये मूल व्यंजन में नहीं काउंट किए जाते क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि दो अक्षरों से मिल करके बने हैं, इसलिए हम इसको मूल व्यंजन में नहीं गिनते हैं। कुल वर्णों की संख्या हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला में तो कुल 52 वर्ण है। तो इसे हम क्रमशः देखते हैं कि अब कौन से बचे हुए हैं। स्वर में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा स्वर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। हम लोगों ने पढ़ा स्वर, तो स्वरों की संख्या 11 है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन की संख्या 33 है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। सॉरी, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, क्योंकि इसमें हमारा ऊष्म और इसमें ऑलरेडी जो है ऊष्म प्लस स्पर्श प्लस अंतस्थ शामिल हैं। 33 में हम इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह 2 हैं, अंग और आह हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण की संख्या 2 है। ये कौन कौन से हैं? ढ और ड़। इन्हें द्विगुण के क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो गुण को प्रदर्शित करने वाले वर्ण हैं। क्योंकि अगर ये हम बिंदी हटा लें नीचे से तो ये ढ और ये ड का कार्य करेंगे। जैसे ही ये बिंदी लग जाएगी नीचे तो ये ढ और ये ड़ का कार्य करेगा। इसका उदाहरण है पढ़ और इसका उदाहरण है सड़क। इसी प्रकार से ढेर सारे वर्ण मिलेंगे। इसी तरह से ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे। तो हम इन्हें अब जोड़ें तो कितना हुआ ये? 11 3 33 11 चौक 44 हो गया। 44 4 48, 48 2 50 2 52। कुल संख्या कितना हो गया? 52। तो हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों को पढ़ा है।
तो इसके अगली सीरीज़ में अभी यह पूरा नहीं हुआ है, हालाँकि अभी क्योंकि हमें जो अभी हमने व्यंजन पढ़ा, उसको घोषत्व के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर उन्हें हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसके अगले सीरीज़ में हम इसको देंगे। धन्यवाद।